नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज चुके। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से जो युद्ध जैसे हालात बनाए जा रहे हैं वो आखिर कब खत्म होंगे और खत्म होंगे तो कहां जाकर खत्म होंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान लगातार सीजफायर तोड़ रहा है। हमारे दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि साल 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर हुआ था। दो देशों के बीच आने वाली सीमा को लेकर यह अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि अगर किसी भी तरफ से फायरिंग की जाती है या गोलाबारी की जाती है तो यह नियमों का उल्लंघन है, यानी दोनों देशों ने सीज फायर कर रखा है तो समझौता टूटता है। बीएसएफ ने जो अधिकृत बयान जारी किया उसके मुताबिक पाकिस्तान इन दिनों लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। कल यानी 1 नवंबर को पाकिस्तान ने सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक लगातार रामगढ़, अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में फायरिंग की। ध्यान देने की बात यह भी है कि पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग या शेलिंग हो रही है उसके निशाने पर भारत के रिहायशी इलाके, यानी पाकिस्तान हर दिन मानवाधिकार का भी उल्लंघन कर रहा है। भारत की तरफ से जो फायरिंग हो रही है वो जवाबी कार्रवाई के तहत है, यानी बीएसएफ पाकिस्तान के सिर्फ उन ठिकानों को निशाना बना रही है जहां से पाकिस्तान हमले कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जानबूझकर भारत के आम लोगों को निशाना बना रहा है। 13 साल में यह पहली बार है कि सीमा पार से हुई फायरिंग में भारत के 15 नागरिकों की मौत हो चुकी है और इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। इसलिए आज हम ये पूछ रहे हैं, क्या पाकिस्तान भारत के धैर्य की परीक्षा ले रहा है? जो पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने आतंकवादियों को हीरो बता चुका है, जिस पाकिस्तान के बारे में उसी की जमीन पर उसी का मीडिया यह घोषित कर चुका है कि भारत ने नवाज शरीफ को अलग थलग कर दिया, जिस पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार सिर्फ कहने भर को बची है, जिस पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ सेना की हुकूमत चलती है और जिस पाकिस्तान की सरकारी नीति कूटनीतिक रिश्तों के बहाने भारत में अपने जासूसों को भेजने की है, क्या वो पाकिस्तान वाकई हताश होकर अब इस बात का इंतजार कर रहा है कि भारत कोई बड़ा, कोई सख्त, कोई कड़ा कदम उठा दे? आज इसलिए हम ये सवाल भी कर रहे हैं कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी भारत को अभी कोई बड़ा फैसला लेना बाकी है? पाकिस्तान ने जो हैवी मोटार शेलिंग किया है, कोऑर्डिनेटेड फायर किया है, वो केवल सिविल एरियाज में किया है, क्योंकि कहीं भी बीओपी के नज़दीक में इनकी जो उनके शेल्स हैं वो लैंड नहीं किए हैं, वो जाकर के सिविल एरियाज में पर्पसली टारगेट करते हुए किए गए। पाकिस्तान बिल्कुल बुखलाया हुआ है और वो टेररिस्ट को भी धकेल रहा है, टेररिस्ट भी जो है बुखलाए हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में एक अफरा तफरी बचाने की। तो उसी में जो है ये जो सीज फायर वायलेशन हो रही है, एक प्रॉक्सी वार जैसी सिचुएशन वहाँ जो है सिचुएशन बनी हुई है और भारत की ओर से पूरा कड़ाई से जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान का शायद मोडस ऑपरेंडी यही है कि छुटपुट हमले करके और वो अपना टैली जो है, यानी जो तादाद है हमले की, वो बढ़ाकर हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाते रहें। मैं समझता हूं कि इस वक्त राजनीति की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत संजीदगी के साथ कहता हूं कि ये बहुत सीरियस मसला है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को वो दिन आने वाले हैं जब पाकिस्तान नहीं बचेगा। सरकार के जो प्रयास है वो निराशाजनक है। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली हमें आइसोलेट करना चाहिए। जैसे 26/11 के बाद समूचा विश्व समुदाय हमारे साथ खड़ा हुआ था। मुझे अफसोस है कि उस तरह की विश्व की एकजुटता भारत के साथ इस समय नहीं है। हो सके तो विरोधी पक्षों को भी लेकर कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जिससे ये सिलसिला ख़त्म हो। अगर पाकिस्तान में दम है, हिम्मत है, तो हिंदुस्तान की फ़ौज को टारगेट करे, हिंदुस्तान के बीएसएफ को करे। हम जवाबी कार्रवाई में कभी भी उसके सिविलियन को टारगेट नहीं करते। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या बॉर्डर पर हो रही फायरिंग पाकिस्तान के साथ युद्ध का काउंटडाउन है? दूसरा सवाल, क्या भारत के लिए अब धैर्य नहीं धमाका जरूरी हो गया है? तीसरा सवाल, क्या बॉर्डर पर टेंशन के पीछे पाक आर्मी चीफ राहिल शरीफ का एक्सटेंशन वाला खेल है? चौथा सवाल, क्या यह मान लिया जाए कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ एक ट्रेलर था? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, आखिर पाकिस्तान से फाइनल फैसला कब और कब तक?
तो आपको बता दें, आज हमारे साथ ताल ठोक के बात करने के लिए 4 खास मेहमान हैं। मीम अफजल हमारे साथ हैं। वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, डिप्लोमेट रहे हैं और उससे पहले पत्रकार भी रह चुके हैं। स्वागत है मीम अफजल आपका। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड अनिल कौल है, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वीर चक्र विजेता हैं। 20 साल तक उन्होंने भारतीय सेना में रहकर सेवा की है देश की। स्वागत है कर्नल कौल आपका भी बहुत दिन के बाद। अशोक सज्जनार साहब हमारे साथ हैं। वो पूर्व राजनयिक हैं, 1978 बैच के IFS अफसर थे। कजाकिस्तान, स्वीडन, लातविया में भारत के राजदूत रहे हैं। वॉशिंगटन, मॉस्को, ब्रसेल्स और लंबी फहरिस्त है जहां वो भारतीय दूतावासों में अहम जिम्मेदारियों पर काम कर चुके हैं। स्वागत है अशोक जी आपका भी स्टूडियो में। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ अब से कुछ मिनट के बाद होंगे। वो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और गृहमंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार भी हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में PhD उन्होंने किया है। वो अब से कुछ मिनट के बाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। अभी आपका रिकॉर्डेड बयान सुन रहे थे हम मीम अफजल साहब, जो सुबह अपने टीवी चैनल्स को प्रतिक्रिया दी होगी, और उसके बाद ही हमने आपकी पार्टी से निवेदन किया कि आज विशेष तौर पर आपको बतौर मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल होने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस स्थिति में जब दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है तो टीवी स्टूडियो से फायरिंग बंद हो और एक संवेदनशील मामले पर उतनी ही संवेदनशीलता के साथ बातें इस देश के लोगों के सामने जाएं और उनको समझ में आए कि देश इस वक्त कूटनीतिक स्तर पर और बॉर्डर पर किस परिस्थिति का सामना कर रहा है और क्या वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। आप लोग उस चीज़ को देश के लोगों के सामने रखें। तो सबसे पहले मैं आपसे एक कमेंट चाहता हूँ। जम्मू ज़िले में 174 स्कूल बंद हैं, राजौरी पुंछ में 160 स्कूल बंद हो गए, सांबा में 45 स्कूल बंद हैं, कठुआ में 60 स्कूल बंद हैं। पूरे जम्मू रीजन में 439 स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इसके अलावा कश्मीर में जो हालात हैं, अलगाववादियों की वजह से स्कूलों को जो आग लगाई जा रही है, वो भी खबरें लगातार आप पिछले कई दिन से देख रहे होंगे। मौजूदा परिस्थिति में क्या ये कहना सही होगा कि भारत की रणनीति पाकिस्तान के फ्रंट पर फेल हो गई है? देखिए, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को लेकर के सरकार की पूरी रणनीति जिस तरह से वो चाहते थे वो नहीं हो पाई। मोदी जी ने शुरू में बहुत कोशिश की, हालांकि हम जानते थे कि ऐसा नहीं होगा और उस पर क्रिटिसिज्म भी काफ़ी हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत की। वो लाहौर पहुंच गए, उन्होंने नवाज़ शरीफ को बुलाया, लेकिन ढाक के 3 पात ही निकले। मैं जो ये बाइट मैंने दी, आपने दिखाया भी, इसको अगर आप पूरा आपने देखा हो तो मैंने एक बात कही है कि ये इस वक्त जो सीरियस सिचुएशन है, मैं तो सुबह तक 174 स्कूलों की बात कर रहा था, लेकिन आपने बताया तकरीबन 400 से भी ज़्यादा स्कूल जो हैं वो इस वक्त बंद हैं। और यही नहीं, बल्कि बॉर्डर एरियाज़ में जो सिविलियंस हैं, चूँकि अब सिविलियंस के ऊपर हमले शुरू हो गए हैं, उनके अंदर बड़ा खौफ व हिरास है। वो लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं और इस वक्त हर वक्त वो इस दुविधा में रहते हैं कि पता नहीं किस वक्त कहाँ से कोई गोली आ जाए, कहीं मोर्टार आ जाए और उनके बच्चे और वो जो हैं उनको नुकसान पहुँचे। मैं समझता हूँ ये स्थिति बड़ी गंभीर है। अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके नतीजे में हमें कुछ ऐसा इम्प्रेशन लगता था कि शायद पाकिस्तान को कुछ होश आएगा। उसके अलावा UN के अंदर सुषमा जी ने जो तकरीर की, उसके तकरीर से भी हमें लगता था कि पाकिस्तान बड़ी हद तक आइसोलेट हो रहा है और काफ़ी सपोर्ट हमको मिल सकता है। ये अलहदा बात है कि इंटरनेशनल जो कूटनीति है इसके अंदर बहुत सारे लोग डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम लेकर के नहीं कह रहे हैं, लेकिन आतंकवाद को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और ये बात भी सही है कि रेफरेंस इस वक्त पाकिस्तान को लेकर के ही चलता है। तो ये डायरेक्ट ना सही, इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मौके पर जब ये हालात हो रहे हैं और हमारे शहरी तक महफूज नहीं है। देखिए, जंग के मैदान में दुनिया की तमाम कौमों ने जंगें की हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा मैदान जंग में कही जाती थी कि औरतों और बच्चों को और सिविलियंस को और बूढ़े लोगों को हाथ नहीं लगाना है। उस वक्त जब तलवार से जंग होती तब भी ये हिदायत रहती थी। आज अगर पाकिस्तान हमारे सिविलियंस पर इस तरह से बमबारी कर रहा है तो ये नहायत ही शर्मनाक, बहुत ही अफसोसनाक है और इसके लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढना चाहिए। दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि कश्मीर में जो सूरत हाल है, जो पिछले 3-3.5 महीने से है, शायद वहाँ जो हालात पैदा हुए हैं इससे पाकिस्तान को कोई गलत फहमी हो रही है और वो समझ रहे हैं कि उनका जो ये इस तरह की हरकतें करना है वो कुछ कामयाब होगा। ठीक, मैं आपको बता दूं कि मैंने सुबह प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी के ताल्लुक़ से ये कहा था कि उनको चाहिए कि 2 फ्रंट पर बातचीत का कुछ हिसाब किताब बनाएं। पहला तो फ्रंट है जो इस वक्त बॉर्डर पर हो रहा है, उसके बारे में बहुत सीरियस थिंकिंग करने की ज़रूरत है
मेरे पास आज की तारीख में कोई उपाय इसका नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सीनियर लीडर्स जो हैं और जो इससे रिलेटेड लोग हैं उनको बैठ करके इस पर बहुत सीरियस थिंकिंग करने की जरूरत है और एक मॉडल ऑपरेंडी हमारा होना चाहिए, वो एक तरीका कोई ना कोई ढूंढना चाहिए। नंबर 2, ठीक, पाकिस्तान इसके साथ साथ कश्मीर के अंदर भी हमारा, देखिए सरकार का लेवल जो है वो बड़ी हद तक फेल हो चुका है, महबूबा मुफ्ती भी कुछ नहीं कर पा रही हैं। तो सरकार को चाहिए उन बुद्धिजीवियों से, उन लोगों से जिनका कश्मीर एक अच्छा रेपुटेशन है, उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि कश्मीर के हालात को सही करने में उन्होंने मदद भी की है सरकारों की, चाहे हमारी रही हो चाहे किसी और की सरकार रही हो, मदद भी करते हैं। उन सब से बात करके कश्मीर के अंदर भी हालात को नॉर्मलाइज करने की अगर कोशिश की जाएगी तो हमको उसका फ़ायदा दोनों जगह पे मिलेगा। ठीक है, ये मेरी सोच है, हो सकता है उससे कोई एग्री करे ना करे, ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दोनों फ्रंट पर काम करने की बहुत सीरियस ज़रूरत है। ठीक है, आपने कम से कम एक बात ईमानदारी से कही कि आपके पास इस समय कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि सरकार को बड़े स्तर पर इस चीज़ को टैकल करने के लिए विचार विमर्श करना चाहिए, उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, मीटिंग्स तो हो रही हैं बड़ी हाई लेवल की, लेकिन हल क्या है और हल कहाँ है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। देखिए, हमें पहले यह समझना होगा कि जो घटनाक्रम हो रहा है ये क्यों हो रहा है, तब हमें उसके हल का समाधान थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। देखिए, जिस ढंग से पाकिस्तान सारे नियम कानून मर्यादा को ताक में रखकर सिविलियन टारगेट्स को भी अटैक करना शुरू किया है, यह इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक बदहवासी की स्थिति में या फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में आ गया है। क्योंकि मेरा ऐसा विचार है कि पिछले करीब 2 दशकों में शायद पाकिस्तान ने कभी अपने को कूटनीतिक दृष्टि से इतना अलग थलग नहीं पाया होगा, डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड नहीं पाया होगा, जितना कि वो पिछले कुछ महीनों में अपने को पा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि चूंकि वह, आप देखिए कि सारे के सारे देश उसके अगेंस्ट में हैं, उसका सबसे निकट सहयोगी कहे जाने वाला अमेरिका उसको जब तब झिड़की देता है, चीन को छोड़कर कोई ऐसा नहीं है जो उसके साथ खड़े होने को तैयार हो, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब भी कुछ खुल के उसके लिए बोल नहीं रहे हैं। इस दक्षिण एशिया के 2 बड़े मुस्लिम देश अफगानिस्तान और बांग्लादेश एकदम एलानिया तौर पे उसके खिलाफ बोल चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान यह नहीं तय कर पा रहा है कि उसे क्या करना। इसलिए मैं मानता हूं कि जो हो रहा है वो कोई बहुत अनापेक्षित नहीं है। जब वो इस ढंग के फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा तो इस ढंग की कार्रवाई करेगा। तो अब मेरा यह मानना है कि जैसे हमने कूटनीतिक धरातल पर पाकिस्तान को घेरने में सफलता हासिल की है, अब हमें उसी प्रकार से रणनीतिक स्ट्रेटेजिक यानी मिलिट्री वाले एस्पेक्ट के ऊपर भी वही कार्य करना होगा। और एक कारण मैं और रोहित जी इसका समझता हूं, देखिए नाटो फोर्सेस का जो विड्रॉल हो गया अफगानिस्तान से 2014 के बाद, उससे पहले पाकिस्तान 2 फ्रंट्स के ऊपर था, यानी उसे अपने ईस्टर्न फ्रंट पे और पूर्वी और पश्चिम दोनों सीमाओं के ऊपर कार्रवाई करनी थी। अब नाटो फोर्सेस के विड्रॉल के बाद कहीं ना कहीं जितनी भी वो आतंकवादी फोर्सेस हैं उनका सारा का सारा जो टारगेट है या जो फोकस है, जो केंद्र बिंदु है, वो भारत की सीमा की तरफ हो गया है। ठीक है, इसलिए भी भारत की तरफ यह गतिविधियां बढ़ी हैं। तो मेरा मानना है कि इस पक्ष को भी ध्यान में रख के हमारी सरकार सजग है कि हम डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक यानी कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों पक्षों के ऊपर मजबूती के साथ पाकिस्तान से डील करने की अपनी नीति बना रहे हैं। ठीक है, आपने सरकार को भी सुना, आपने विपक्ष को भी सुना। एज अ थर्ड पर्सन जो बैठ के दोनों को देख रहा है, आप एज अ फॉर्मर डिप्लोमेट क्या सही मानते हैं आज की परिस्थिति में? देखिए, आज जो मैंने सुना है, जो सुधांशु त्रिवेदी जी को सुना है और मीम अफजल साहब को सुना है, मेरे विचार से उनके दोनों कहने में कुछ इतना खास अंतर नहीं है जैसे ज़्यादा दिखाई देता है हमेशा जब भी इस मुद्दे पर बात होती है या कोई ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर अगर बात होती है तो ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है जो सरकार एक तरफ से बोल रही है और विपक्ष दूसरी तरफ। आज मुझे ये जानकर तो काफ़ी खुशी हुई कि दोनों की तरफ से बहुत ही संजीदा और संवेदनशील ये उनके बयान आए। एक चीज़ मैं ये कहूँगा, जो देखिए सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई 29 सितंबर को, तो उसके बाद बिल्कुल ये अनपेक्षित नहीं था जो ऐसा वहाँ से रिटेलिएशन होगा, रिस्पॉन्स होगा। दूसरा, जो पाकिस्तान अलग थलग हुआ है उसके बाद भी हमें एक और चीज़ जो दोनों वक्ताओं ने नहीं कही इसके बारे में, हमको देखना है जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात कैसे हैं। क्योंकि ये हमेशा देखा गया है जो जब पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब हो जाते हैं तो वो एक एक्सटर्नल एनिमी को खड़ा करता है, जिससे कि लोग बाग जो अंदरूनी जो मसले हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे। अभी देखिए नवाज शरीफ के विरुद्ध क्या हो रहा है।
उनसे जवाब मांगा जा रहा है। जो पैनामा लीक पेपर्स जो हुए हैं उसमें उनका सारा परिवार उसमें उसका नाम लिया गया है। अभी 2 दिन पहले उनके कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है जो उनके विरुद्ध आप इसको कार्रवाई को शुरू कीजिएगा। वहाँ आज के दिन इमरान खान भी उनके पीछे पड़े हुए हैं जो हम इस्लामाबाद को बंद कर देंगे। तो उनका जो अंदरूनी हालात हैं बड़े ख़राब हैं। राहल शरीफ की एक्सटेंशन आ रही है या उनका रिटायरमेंट हो रहा है इस महीने के आखिर में। दूसरा, सर्जिकल स्ट्राइक के तहत जो आर्मी की रेपुटेशन है उसको बहुत जोर का धक्का लगा है। जो भारत के इतने सारे लोग अंदर आ गए और 30, 40, 50 हमारे टेररिस्ट को और हमारे कैंप्स को एकदम फना कर दिया और हमें कुछ मालूम ही नहीं चला। तो उनकी जो रेपुटेशन इतनी अच्छी हो रही थी वो रेपुटेशन एकदम ख़राब हो गई है। तो हमको उनके अंदरूनी हालात देखने होंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर वो सिविलियंस को, जिससे कि वो अपने लोगों को जाकर बता सके जो हम भारत को भी उतनी ही क्षति और हानि पहुंचा रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं 25 स्कूलों को उन्होंने वहाँ जला दिया है। इन सब को हमें मिलाकर देखना चाहिए जो क्या हालात हैं, और अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो हमें ये मालूम चलेगा जो इसमें हमें कोई अचंभे की बात नहीं है। सर, अचंभे की बात नहीं है, ठीक है जी। ये आप लोग समझते हैं क्योंकि आप फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं, फॉर्मर आप मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं। आम आदमी, अनिल कौल जिसका कोई अपने परिवार का आदमी मारा जाता है इस वजह से कि वहाँ बॉर्डर पे शेलिंग हो रही है रुक रुक के, और वो लोग आपके घरों को निशाना बना रहे हैं, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई भारत भी तो बदले की कार्रवाई करे। और एज अ डिफेंस एक्सपर्ट आपको लगता है कि अब ये समय आ गया जब भारत को सर्जिकल स्ट्राइक से आगे कोई बड़ा सख्त कॉल लेना पड़ेगा, या हम इंतजार ही करते रहेंगे कि दुनिया में कहीं ये ना हो जाए कि हमने अटैक किया है, हमने युद्ध को इंस्टिगेट किया है? रोहित, सबसे पहले तो मैं डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक एनालिस्ट हूँ, और मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो मैंने ये सर्जिकल स्ट्राइक तो था ही नहीं, एनीवे व्हाटएवर इट वाज। उसके बाद मेरे से पूछा गया कि क्या होगा। उसमें मैंने 3-4 ऑप्शन दिए थे, और उनमें से एक ऑप्शन था कि ये साउथ ऑफ पीर पंजाल फायर असॉल्ट्स करेंगे। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें कि जितनी भी ये सीज फायर तो है ही नहीं, सीज फायर तो टूट गई है, सीज फायर का कोई मतलब ही नहीं रहा है। तो जहां जहां ये फायरिंग कर रहे हैं वो पीर पंजाल से नीचे है। इसका मतलब इन्हें कश्मीर वैली को छोड़ दिया है, और कश्मीर वैली में ये कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब नीचे आइए तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे जम्मू रीजन है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जम्मू रीजन भी आपके खिलाफ हो जाए। नौ उसी वजह से ये सिविलियंस पे फायर कर रहे हैं, और हमने अभी तक सिर्फ बीएसएफ की फायरिंग से रिस्पांस दिया है। एक छोटी सी टर्म होती है फौज में, आर्टिलरी में, उसको कहते हैं काउंटर बॉम्बार्डमेंट। तो मेरे हिसाब से अब समय आ गया है कि जहां पे आप गन्स का एग्जैक्ट लोकेशन चुन के और वहीं पे फायर करते हैं, आपने ऐसा फायर करना है जिससे कि इनको नुकसान हो, और इनको मतलब मिलिट्री को नुकसान हो। क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ता कि इनके कितने सिविलियन मरे या जिए, वो हमको फर्क पड़ता है, इनको नहीं पड़ता है। तो उसको इनके सिविलियंस के पीछे जाना पॉइंटलेस है। और तो मेरे हिसाब से तो आर्टिलरी को अब एम्प्लॉय करना शुरू कर देना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, देश भर में एक फीलिंग है और गुस्से की फीलिंग है जब आपके एक सैनिक का शव क्षत विक्षत करके वापस भेजा जाता है।
उसका सर काट दिया जाता है। तो लोग मिस करते हैं उस नेता को जो 2 साल पहले ये कहता था चुनाव के समय में कि हमारे 1 सैनिक का सर काटा जाएगा, हम 10 के सिर काट के ले आएंगे बदले में। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जनता की जो अपेक्षा थी, और मैं ये कहूंगा जनता की अपेक्षा के साथ साथ राष्ट्रहित की जो अपेक्षा थी, हमारी सरकार ने उसी के अनुरूप कार्रवाई की है। डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट को भी हम अलग रखते हैं, हम केवल सैनिक दृष्टि से देखें तो मैं 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। याद करिए 2014 में हमारी सरकार आने के बाद बीएसएफ ने जिस ढंग की फायरिंग की थी, जब पाकिस्तान ने किया उसका जवाब दिया था, तो पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने यूएन में जाकर यह कहा कि भारत जरूरत से ज्यादा कार्रवाई कर रहा है सीमा के ऊपर। इसका मतलब हमारी सरकार ने इस तरह की प्रबल कार्रवाई की थी कि उन्हें लगा, पहली बार एहसास हुआ कि भारत एक, यानी अभी तक तो यह था ना कि भाई शक्तिशाली देश हम, फिर भी सताए जा रहे हम, तो पाकिस्तान को एहसास हुआ। अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक की हमारी सरकार ने, यह पहली बार हुआ कि पाकिस्तान को यह एहसास हुआ कि भारत अंदर आकर एक कार्रवाई भी कर सकता है। तो आप ये समझिए कि सरकार इस विषय पे गंभीरता से आगे की कार्रवाइयों के लिए भी प्रयास कर रही है। जैसे अभी ये कहा गया कि कुछ और बड़ा करना चाहिए, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, बड़ा करने का भी कदम उठाया है सरकार ने। बलूचिस्तान का जो मुद्दा उठाया प्रधानमंत्री जी ने, तो उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर की जो चीजें थी वो विश्व स्तर पर जिस ढंग से उभर के सामने आने शुरू हुई, उससे पाकिस्तान पर अंदरूनी दबाव बना। और दूसरा इसका अंतर यह पड़ा कि कश्मीर का मुद्दा जो पाकिस्तान उठाता था, उसका जवाब बलूचिस्तान नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं है, कश्मीर मुद्दे को वो हिंदू मुस्लिम एंगल देने का प्रयास करता था, पर जब बलूचिस्तान का मुद्दा उठता है तो वह सांप्रदायिक जो कोण है वह स्वतः ध्वस्त हो जाता है। अब इसके बाद एक और आपको उदाहरण देता हूं कि यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब में प्रधानमंत्री जब आए तो उन्होंने एलानिया तौर पे यह कहा कि कोई गुड आतंकवाद या बैड आतंकवाद नहीं हो सकता। अभी गृह मंत्री बहरीन गए, पहला मुस्लिम कंट्री है जिसने रिकॉर्ड पे यह लिख के दिया करारदाद में कि किसी एक देश का आतंकवादी दूसरे के लिए शहीद नहीं हो सकता। यह पाकिस्तान पे पड़ने वाले दबावों का प्रमाण है। और अभी जैसे कि यह कहा गया कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, तो यह भी बात सही है कि इस समय जो अंदरूनी हालात हैं, जैसे नवाज शरीफ के ऊपर जो आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, वो उनको उनसे लड़ना है। इमरान खान की तरीके इंसाफ यानी विपक्ष जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव है। उधर जनरल राहिल शरीफ का कार्यकाल अंतिम चरण के ऊपर है। तो जो इस प्रकार की एक फ्लूइड सिचुएशन जब होती है, यानी जब एक असंतुलित स्थिति अंदर होती है, तब भी वहां के एस्टेब्लिशमेंट के सारे फोर्सेस मिलकर एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट यानी भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने का प्रयास करते हैं। सर तो इस पक्ष का भी इसमें रोल है। हम मेरा सिर्फ इतना सा कहना है सर, जिसके घर पे गोली पड़ती है आके या शेल्स गिरते हैं, उसके घर का कोई आदमी मर जाता है, या जिसके घर से कोई जवान शहीद होता है, जिसके परिवार का कोई लड़का शहीद हो जाता है सेना में होने की वजह से, उन लोगों को सर ये बातें समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति क्या है। पाकिस्तान राहिल शरीफ का कार्यकाल बढ़ाने के लिए बॉर्डर पर शेलिंग कर रहा है, या कि नवाज शरीफ की जान बचाने के लिए बॉर्डर पर शेलिंग कर रहा है। उसको केवल एक चीज़ समझ में आती है सर कि 60 साल से ये देश इस तकलीफ को झेल रहा है। नेता आते हैं जाते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, वो तकलीफ जस की तस रहती है। लोग हर बार एक नए आदमी को वोट कर देते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद ये इस तकलीफ का समाधान हमेशा के लिए कर देगा। हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद, तो मैं मीम अफजल आपसे भी इस बात का जवाब लूंगा कि क्या ये हमारी नियति है कि हम क्योंकि अपना पड़ोसी चुन नहीं सकते, दोस्त चुन सकते हैं, तो उस पड़ोसी को हमें झेलना ही है जब तक एग्जिस्टेंस होगा तब तक। और क्या हम इससे एक कदम आगे बढ़ के उस एग्जिस्टेंस को चैलेंज करने की स्थिति में नहीं है क्या दुनिया?